हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे पादपों में जनन की विभिन्न विधियां। इसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के मेथड्स के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में या सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन को हम लोगों ने डिटेल से बता दिया था कि कैसे इन लेबोरेटरी प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा कंप्लीट प्लांट का क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, कैलस कल्चर हो या टिश्यू कल्चर के द्वारा पूरे पादप का क्या किया जा रहा है, निर्माण। इस विधि को क्या कह रहे थे, सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। पॉलीएम्ब्रियोनी हिंदी में बोलते हैं बहुभ्रूणता। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता क्या होती है। जैसा कि नाम है बहु, हम लोग इसको नाम से ही इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। संधि विच्छेद करके देखेंगे तो क्या होगा, बहु प्लस भ्रूणता। और वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, बहु का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, अनेक, और भ्रूणता का मतलब भ्रूणों का निर्माण। बहु का मतलब क्या होगा, अनेक, भ्रूणता मतलब भ्रूणों का निर्माण। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, क्या होगी डेफिनेशन, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, सामान्य परिस्थितियों में एक बीज में एक ही भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है तो यह जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, बहुभ्रूणता। क्लियर है, तो डेफिनेशन क्या होगी, एक भ्रूण में एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों के निर्माण को ही क्या कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। क्लियर है। जो पॉलीएम्ब्रियोनी है इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले बताया था किसके बारे में, पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में इन 1779 में। किस में बताया, कौन सी ईयर में बताया भाई, 1779 में या 1779 ईस्वी में बताया। और इन्होंने जो पॉलीएम्ब्रियोनी देखी वो देखी थी संतरा के बीजों में। क्लियर है, संतरा के बीजों में पॉलीएम्ब्रियोनी की क्या की उन्होंने, डिस्कवरी की या खोज की। ठीक है, जो पादप होते हैं उनमें पॉलीएम्ब्रियोनी का पाया जाना एक स्पेशल कैरेक्टर होता है और इट इज ए जनरल कैरेक्टर। ये क्या है, एक सामान्य लक्षण होता है जो पादपों में पाया जाता है, जिसमें भी मोस्टली जिम्नोस्पर्म प्लांट में या अनावृत बीजी पादपों में पॉलीएम्ब्रियोनी का पाया जाना एक विशिष्ट लक्षण है। मुख्य रूप से हम लोग बोल सकते हैं इन वन वर्ड, मुख्य रूप से जो पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, इन जिम्नोस्पर्म प्लांट। जबकि अगर हम बात करें कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट्स में भी पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो नींबू, जामुन, तंबाकू आदि पादपों में क्या देखने को मिलती है, पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज द काजेस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता के कारण। बहुभ्रूणता के कारण, तो बहुभ्रूणता के अनेक कारण हैं जिसमें हम बात करते हैं फर्स्ट रीजन की। तो फर्स्ट जो रीजन है वो है प्राक भ्रूण में विदलन से, प्राक भ्रूण के विदलन से।
क्या होगा इसमें, कैसे होगी पॉली एम्ब्रियोनी। प्राक भ्रूण के विदलन से मतलब होता है कि जब प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता रहता है उस टाइम क्लीवेज होता है। क्या होगा, क्लीवेज। और क्लीवेज के दौरान एक से अधिक, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, एक से अधिक सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन। उस दौरान क्या उत्पन्न हो सकती है, पॉली एम्ब्रियोनी उत्पन्न हो सकती है या बहुभ्रूणता उत्पन्न हो सकती है। दूसरा रीजन अगर हम बात करें तो दूसरा रीजन है भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण। अंड कोशिका के अतिरिक्त, अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिका से किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का निर्माण। देखते हैं कैसे होगा अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे पादप जनन की विशिष्ट विधि है जिसमें हम लोगों ने बताया था कि अनफर्टिलाइज्ड सेल्स के द्वारा भी किसका निर्माण हो सकता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, एग सेल में फर्टिलाइजेशन की क्रिया के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होगा भाई, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और यह जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन। कैसा हो रहा है, ट्रू फर्टिलाइजेशन। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भ्रूण कोश में अन्य कोशिका जैसे एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल्स भी क्या कर लेती हैं, बिना निषेचन की क्रिया के भी क्या कर लेती हैं, भ्रूण का निर्माण कर लेती हैं। अगर निषेचन की क्रिया हो रही है उस दौरान मोस्टली टाइम में द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होगा, जबकि अनफर्टिलाइज्ड सेल के द्वारा मोस्टली टाइम कैसा, हैप्लॉइड एम्ब्रियो का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इतना क्लियर है। तो क्या हो रहा है, अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश में चाहे एंटीपोडल सेल हो या फिर कैसी हो, सहायक सेल हो, इसके द्वारा भी किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का। क्लियर है। अब हम थर्ड की बात करें, थर्ड मेथड जो है वो कौन सा है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास। बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास किस प्रकार से होगा, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास। अगर एक से अधिक क्या बन रहे हैं, भ्रूण कोश बन रहे हैं, सिंपल सी बात है, एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बन रहे हैं तो भ्रूण कोश के बनने के बाद उनमें क्या हो सकता है, भ्रूण का निर्माण भी हो सकता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो भ्रूण कोश का जो फॉर्मेशन होता है मैंने आप लोगों को बताया था वो किसके दौरान होता है, आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। किसके द्वारा होगा, डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा होगा, ठीक है। बीजांड में एक से अधिक भ्रूणों का विकास हो जाने के बाद भी क्या होगा, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाएगा और इस क्रिया को ही हम वापस से क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। इतना क्लियर है। इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं जो बीजांड में एक से अधिक किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण कोश का, और प्रत्येक भ्रूण कोश में एक एग सेल पाई जाएगी और एग सेल में फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक से अधिक एम्ब्रियो का क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की जो पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है वो पाई जाती है कैजुराइना मोंटाना में। कैजुराइना मोंटाना में क्या होता है कि एक से अधिक भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक भ्रूण कोश में या कुछ भ्रूण कोश में क्या हो जाएगा, एग का निर्माण हो जाएगा और एग फर्टिलाइजेशन के द्वारा प्रत्येक भ्रूण कोश का जो एग होगा बाय फर्टिलाइजेशन की क्रिया के किसका निर्माण कर लेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। क्लियर है। इसके अलावा कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, असामान्य परिस्थितियां जिसके द्वारा भी जो बीज होता है उसमें एक से अधिक भ्रूण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जैसे बीजांड काय की जो कोशिकाएं होती हैं, हम लोगों ने विशिष्ट विधियों में पढ़ा था
कि बीजांड काय की जो कोशिकाएं होती हैं वो भी बिना निषेचन की क्रिया के किसका निर्माण कर लेती हैं, भ्रूण का निर्माण कर लेती है। तो विभिन्न परिस्थितियों में बीजांड काय की जो कोशिकाएं होती हैं, बीजांड काय की सेल्स सक्रिय होकर किसका निर्माण कर लेती है, भ्रूण का निर्माण कर लेती है। क्लियर है। तो इसके द्वारा भी क्या हो जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी। क्लियर है, क्योंकि बीजांड काय की कोशिका के द्वारा भ्रूण का निर्माण होगा और फर्टिलाइज्ड एग सेल के द्वारा भी किसका निर्माण हो सकता है, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, जिससे दो या दो से अधिक एम्ब्रियो का क्या हो जाता है, एक के बीज में फॉर्मेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने की ये होती है कि भ्रूण का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन अंकुरन के दौरान या जर्मिनेशन के टाइम में सिर्फ एक एम्ब्रियो ही जर्मिनेट होकर किसका निर्माण करता है, प्लांट का क्या करता है, फॉर्मेशन। क्लियर है। और मोस्टली किस में पाई जाएगी, इन जिम्नोस्पर्म प्लांट में। एंजियोस्पर्म प्लांट में बहुत ही कम देखने को मिलती है क्या, पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये तो थे हमारे काजेज ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। या बहुभ्रूणता का क्या महत्व। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्व है वो क्या है, बीजांड काय से उत्पन्न होने वाले अपस्थानिक भ्रूण, बीजांड काय से उत्पन्न होने वाले भ्रूण किसके समान होंगे, मात्र पादप के समान। किसके समान होते हैं भाई, मात्र पादप के समान होते हैं। ठीक है। सेकंड बात, अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की या महत्व की, बीजांड काय से विकसित भ्रूण, बीजांड काय से विकसित जो भ्रूण होंगे वो कैसे होते हैं, रोग रहित, मतलब उनमें कोई डिजीज नहीं होती। ठीक है, कैसे होते हैं भाई, बीजांड काय से जो उत्पन्न होने वाले जो भ्रूण होते हैं वो कैसे होते हैं, रोग रहित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगुणित भ्रूणों का विकास किसका हो रहा है, हैप्लॉइड, क्योंकि मैंने अभी बताया था आप लोगों को अनफर्टिलाइज्ड सेल के द्वारा हैप्लॉइड क्या होगा, भ्रूण का विकास। अगुणित भ्रूणों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, जो हम लोग विभिन्न प्रकार के खोज कार्यों में इनका क्या कर रहे हैं, उपयोग करते हैं। तो ये थे मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन या हिंदी में बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या होता है कायिक प्रवर्धन, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, पहले वाली क्लासों में फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पादप के कायिक भागों के द्वारा संपूर्ण पादप के निर्माण की क्रिया को ही क्या कह रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, ये नेचुरली भी हो सकता है और हम लोग आर्टिफिशियली मेथड्स के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और कायिक प्रवर्धन में विभिन्न प्रकार की विधियों का क्या किया जाता है, उपयोग, जैसे गुट्टी बांधना, कलम बांधना। ठीक है, तो विभिन्न विधियों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पादपों का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसे कहेंगे, पादप के कायिक भागों के द्वारा संपूर्ण पादप के निर्माण की क्रिया को ही क्या कह रहे हैं, कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन विभिन्न विधियों के द्वारा होता है। क्लियर है। तो ये था हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस प्रकार से जो हमारा पादप जनन की विशिष्ट विधियों वाला जो चैप्टर है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। क्लियर है इतना।